नमस्ते दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि हमारी बॉडी में न्यू सेल्स कैसे तैयार होती है? कोई भी इंजरी होने के बाद में अगर न्यू सेल्स तैयार हो रही है तो फिर वो किस प्रोसेस से जाती है, या फिर हमारी बॉडी में जो रिप्रोडक्टिव सेल्स तैयार होती है वो किस तरीके से तैयार होती है। मेरा नाम है दिवाकर, आप देख रहे हैं बायोलॉजिकल बंदा। और आज का हमारा टॉपिक है सेल डिवीजन, दैट इज़ माइटोसिस एंड मियोसिस। तो सबसे पहले आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि माइटोसिस क्या होता है और किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस के थ्रू हमारी बॉडी में न्यू सेल्स तैयार होती है। ओके, तो बेसिकली हमारे बॉडी में दो टाइप की सेल्स होती है। एक ह्यूमन बॉडी जो है वो यूकैरियोटिक सेल से बनी होती है, दैट इज हाईली डेवलप्ड सेल्स। सो यूकैरियोटिक सेल्स में माइटोसिस और मियोसिस दो चीज़ें होती है। तो माइटोसिस में क्या होता है, जो भी हमारे बॉडी में सोमैटिक सेल्स होती है, सोमैटिक सेल्स का डिवीजन होता है। और मियोसिस में क्या होता है कि जो रिप्रोडक्टिव सेल्स है, दैट इज स्पर्म्स एंड ओवम, रिस्पेक्टिवली मेल और फीमेल में प्रेजेंट रहती है, तो उनका सेल डिवीजन होता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम देखेंगे कि कैसे माइटोसिस परफॉर्म होता है। तो ये जो माइटोसिस होता है इसमें बेसिकली मतलब सेल डिवीजन में बेसिकली सेल की ग्रोथ होती है। उसमें सेल का जो जेनेटिक मटेरियल है वो रिप्लिकेट होता है और उस रिप्लिकेशन की वजह से दो न्यू डॉटर सेल्स तैयार होती है। मतलब क्या कि अगर कोई भी इंजुरी हो या फिर बॉडी में कोई भी नई सेल तैयार करनी हो तो उसको सेल डिवीजन या सेल साइकिल के थ्रू जाना पड़ता है, जिसमें क्या होता है कि उस सेल से रिप्लिकेट होकर नई सेल्स तैयार होगी और उस तरीके से क्या होगा कि न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होगा हमारी बॉडी में। मान लीजिए कि यहाँ पे मेरे फिंगर पे कोई कट लग गया या फिर हैंड पे कोई कट लग गया, कोई मेजर इंजुरी हो गई, तो बाय द टाइम क्या होगा कि वो जो इंजुरी है वो इंजुरी की जगह पे न्यू सेल्स तैयार होगी और वो इंजुरी या फिर वो जो वुंड है दैट विल बी फिल्ड अप विद दी सेल्स। तो समझने वाली बात यह है कि सेल साइकिल या फिर माइटोसिस या फिर सेल डिवीजन किस चीज़ के काम में आता है। वुंड हीलिंग के काम में आता है और नई सेल्स तैयार करने के काम में आता है। ओके, देन यूकैरियोटिक सेल में जो सेल डिवीजन होता है उसमें सबसे पहले आता है इंटरफेस। मतलब माइटोसिस या फिर मियोसिस दोनों अगर आप कंसीडर करो तो उसमें सबसे पहले इंटरफेज आता है। उस इंटरफेज में 3 स्टेजेस होती है, जिसमें सबसे पहले आता है G1 फेज, उसके बाद आता है S फेज दैट इज सिंथेसिस फेज, और G2 फेज दैट इज ग्रोथ फेज 2। तो बात यह है कि G1, S और G2 फेज में क्या होगा कि जो भी सेल है उसके अंदर सेल डिवीजन की तैयारी होगी। मतलब प्रिपरेशंस फॉर द सेल डिवीजन विल बी मेड इन द G1, S एंड G2 फेज। मतलब इंटरफेज में सेल विल बी प्रिपेयर्ड फॉर द सेल फॉर्मेशन या फिर माइटोसिस या फिर मियोसिस। सेल विल नॉट बी रिप्लिकेटेड इनटू द इंटरफेज। मतलब ये जो 3 फेजेस मैंने बोला इसमें सेल रिप्लिकेट नहीं होगी, सिर्फ सेल प्रिपेयर करेगी अपने आप को माइटोसिस या फिर सेल डिवीजन के लिए। उसके बाद आता है माइटोसिस की मेन फेजेस, मेन स्टेजेस, जिसमें सबसे पहले आती है माइटोटिक फेजेस और दैट विल बी फॉलोड बाय द साइटोकाइनेसिस। तो माइटोसिस की जो 4 स्टेजेस होती है दैट इज प्रोफेज, मेटाफेज, लेट्स सी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, ये 4 फेजेस होती है एंड दैट विल बी फॉलोड बाय दी साइटोकाइनेसिस। मतलब ये जो 4 फेजेस है इसमें क्या होगा, सेल मटेरियल का रिप्लिकेशन होगा, सेल मटेरियल तैयार होगा, उससे क्रोमोसोम्स तैयार होंगे, क्रोमोसोम्स सेपरेट होंगे, उसका बाइफर्केशन होकर 2 न्यूक्लियस तैयार होंगे और 2 न्यूक्लियस तैयार होने के बाद में दैट सेल विल बी अंडरगोन थ्रू दी साइटोकाइनेसिस। और उसके बाद में उससे क्या होगा कि नई 2 सेल्स तैयार होगी, डॉटर सेल्स तैयार होगी। मतलब इस तरीके से जनरली माइटोसिस होता है। ओके, तो माइटोसिस में सबसे बड़ी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि माइटोसिस में होता क्या है, जब भी कोई सेल डिवीजन या फिर जब भी कोई सेल्स तैयार होती है
तो उसके अंदर जो क्रोमैटिन फाइबर है, मतलब जो भी जेनेटिक, दिस लेट अस कंसीडर दिस इज द क्रोमैटिन फाइबर। तो ये जो क्रोमैटिन फाइबर है ये इस तरीके से किसी भी सेल के अंदर प्रेजेंट रहेगा, ओके, टैंगल्ड फॉर्म में, मतलब फाइबर्स के फॉर्म में। और इस क्रोमैटिन फाइबर से तैयार होगा एक कंडेंस्ड वेल प्रिपेयर्ड एक्स शेप्ड क्रोमोसोम। मतलब माइटोसिस में सबसे पहली और बड़ी चीज ये है कि क्रोमोसोम का कंडेंस, मतलब जेनेटिक मटेरियल का कंडेंसेशन होना और उससे फिर क्रोमोसोम तैयार होना, और ये जो तैयार हुए क्रोमोसोम से इसको डिवाइड करना। मतलब क्या कि ये जो अभी एक्स शेप का क्रोमोसोम दिख रहा है, अगर इस क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर हम देखने जाए तो इस स्ट्रक्चर में आपको ये एक सिस्टर क्रोमेटिड दिख गया वी शेप का, और ये दूसरा सिस्टर क्रोमेटिड दिख गया वी शेप का। तो ये जो क्रोमेटिड्स है सिस्टर क्रोमेटिड्स है, इन सिस्टर क्रोमेटिड्स को वेट इन सिस्टर क्रोमेटिड्स को इस तरीके से दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा। मतलब क्या, अभी यहाँ पे अगर देखा हम लोगों ने तो ये जो क्रोमोसोम है इसके दो पार्ट्स हो गए, ये एक पार्ट और ये दूसरा पार्ट। ओके, अल्टीमेटली कंसीडर कर लो कि ये जो है ये फर्स्ट सेल का न्यूक्लियस है, ये सेकंड सेल का न्यूक्लियस है। मतलब इस तरीके से दो न्यूक्लियस तैयार हो गए, और ये न्यूक्लियस के हिसाब से ऐसे दो सेल के इनवॉल्व्स तैयार होंगे, और एक और दो, मतलब टू डॉटर सेल्स विल बी प्रिपेयर्ड इन दी माइटोसिस। मतलब इस चीज में समझने वाली बात ये आ गई कि माइटोसिस में क्या होगा कि जो भी सेल्स है, ओके, जो भी सेल्स है या फिर जिस भी सेल का माइटोसिस हो रहा है, तो उसमें होगा क्या कि एक सेल से दो डॉटर सेल्स तैयार होगी। ओके, ठीक है। तो अभी देखते हैं हम लोग इंटरफेस की। इंटरफेस में हम लोगों ने बोला कि सेल विल गेट प्रिपेयर फॉर दी माइटोसिस, इट विल नॉट डिवाइड और इट विल नॉट मेक डॉटर सेल्स। तो इसमें हम लोगों ने बोला G1 फेज, S फेज और G2 फेज है। तो G1 फेज में क्या होगा कि सेल का जो कंटेंट है, मतलब क्या, सेल के जो ऑर्गेनल्स है वो रिप्लिकेट होंगे। जैसे सेल में सेंट्रियोल्स होते हैं, उसका रिप्लिकेशन होगा। सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, उसका रिप्लिकेशन होगा। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। तो जब भी ये प्रोसेस होगी सेल को एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर आफ्टर माइटोसिस सेल को एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो इस चीज़ के लिए दोनों सेल्स में इक्वल अमाउंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होना चाहिए। इसलिए अगर एक सेल डिवाइड होगी तो दैट सेल विल प्रिपेयर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रियाज, जिससे क्या होगा कि जब सेल डिवीजन होगा तो दोनों जो डॉटर सेल्स है उनमें इनफ अमाउंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होगा। उसके बाद में जेनेटिक मटेरियल दैट विल गेट रिप्लिकेट। मतलब क्या, सेल के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो 46 रहेगा। ह्यूमन सेल का नंबर जो है क्रोमोसोम का वो 46 होता है, मतलब 23 पेयर्स में होता है। लेकिन इतना ज्यादा क्रोमोसोम तैयार होगा कि अगर उस क्रोमोसोम को हम दो पार्ट में डिवाइड करें, या फिर उससे अगर दो सेट्स ऑफ क्रोमोसोम तैयार करें, मतलब 23 46 क्रोमोसोम्स के दो सेट तैयार करें, तो वो इक्वली तैयार हो जाएंगे। ठीक है। तो G1 फेज में क्या होगा, सेल की ग्रोथ होगी। सेल के अंदर जो सेल कंटेंट होगा, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल्स, ये सब क्या होगा, रिप्लिकेट होगा। जेनेटिक मटेरियल रिप्लिकेट होगा। ओके, उसके बाद में सिंथेसिस फेज में क्या होगा कि जो डीएनए का रिप्लिकेशन है वो परफॉर्म होगा। उसके बाद में डीएनए के सिंथेसिस के लिए, मतलब डीएनए को अगर आप लोगों को रिप्लिकेट करना है माइटोसिस के लिए, तो उसके लिए कुछ प्रोटीन्स की जरूरत पड़ती है, या फिर जो रिप्लिकेटिव मटेरियल है उसकी जरूरत पड़ती है। तो वो रिप्लिकेट होगा सिंथेसिस, मतलब वो तैयार होगा सिंथेसिस फेज में। मतलब इन शॉर्ट प्रोटीन्स तैयार होंगे सिंथेसिस फेज में। और उसके बाद में माइटोसिस के लिए जो प्रोटीन्स रिक्वायर्ड है, पहला बोला मैंने डीएनए के लिए, मतलब डीएनए रिप्लिकेट करने के लिए जो प्रोटीन्स रिक्वायर्ड है वो सिंथेसिस फेज में तैयार होंगे। और G2 फेज में क्या होगा कि जो
माइटोसिस के लिए प्रोटीन्स रिक्वायर्ड है वो G2 फेज में तैयार होंगे, G1, G2 और सिंथेसिस फेज। और कहीं अगर हम लोग देखें तो ये जो G2 फेज है यहाँ पे एक G0 करके कुछ तो भी दिखा है, दैट इज रेस्टिंग फेज। कहीं तो भी एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ड्यूरिंग द इंटरफेज जो सेल होती है वो क्या करती है, वो खुद को रिप्लिकेट करने के लिए रेस्ट करती है। मतलब क्या कि सेल को भी रेस्ट की जरूरत पड़ती है। तो जब भी माइटोसिस होगा तो कहीं ना कहीं सेल जो है एक रेस्टिंग फेज के लिए जाएगी। मतलब इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो ये जो माइटोसिस होता है इसको हम ग्रोथ एंड रेस्टिंग फेज ऐसा भी बोलते हैं। ओके, तो इसके बाद में हम देखेंगे माइटोसिस या फिर माइटोटिक फेजेस। तो जनरली अगर देखा जाए, पहले भी मैंने बोला कि ह्यूमन बॉडी में दो सेल्स होती है, एक सोमैटिक सेल और दूसरी रिप्रोडक्टिव सेल्स। तो सोमैटिक सेल्स में माइटोसिस होता है, रिप्रोडक्टिव सेल्स में मियोसिस होता है। ओके, तो ये जो माइटोसिस होता है इसमें दो आइडेंटिकल सेल्स तैयार होगी। ओके, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो रहेगा वो पेरेंट और ऑफस्प्रिंग का, मतलब पेरेंट सेल का, ओके, जिससे नई सेल तैयार होने वाली है उस सेल का, और उससे जो डॉटर सेल तैयार होगी, मतलब सी दिस टू सेल्स, दिस आर द डॉटर सेल्स एंड दिस इज योर पेरेंट सेल। ओके, तो ये पेरेंट सेल का जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहेगा, मतलब कंसीडर करो कि इसमें 46 क्रोमोसोम है, और ये जो दोनों सेल्स रहेगी इसमें भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना रहेगा, 46 रहेगा। ओके, तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि जो सेल का डिवीजन हो रहा है उसमें माइटोसिस में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है इसका अमाउंट जो है पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग का सेम रहेगा। ओके, ठीक है। उसके बाद में एक सिंपल कंसेप्ट बोल देता हूँ कि एक क्रोमैटिन फाइबर्स, मैंने अभी इतने में बोला था कि क्रोमैटिन फाइबर्स रहते हैं डीएनए में, सॉरी सेल के अंदर, न्यूक्लियस में। ओके, तो सी ये जो आपको दिख रहा है, ये जो अनवाइंड वायर जैसा आपको ये दिख रहा है, दिस इज क्रोमैटिन फाइबर। मतलब क्या, क्रोमोसोम जब भी फाइबर्स के फॉर्म में आपको दिखेगा, ऐसा अनटैंगल्ड या फिर टैंगल्ड फॉर्म में ऐसा दिखेगा, दैट इज कॉल्ड एज क्रोमैटिन मटेरियल। ओके, और जब ये क्रोमोसोम कंडेंस हो जाएगा, ऐसा ऐसा कंडेंस होके इट विल फॉर्म ऐसा एक्स शेप का क्रोमोसोम, ये कंडेंस होके ऐसा एक्स शेप का, मतलब लाइक लाइक दिस वन। ओके, ये हो गया आपका कंडेंस्ड क्रोमोसोम। ओके, मतलब ये जो क्रोमैटिन फाइबर है ये जब कंडेंस होगा, ओके, इससे तैयार क्या होगा, ये क्रोमोसोम तैयार होगा। ओके, ठीक है। देन सी कि ये जो क्रोमोसोम है अभी इसका रिप्लिकेशन होने वाला है, सॉरी हाँ, ये जो सेल है इसका रिप्लिकेशन होने वाला है, मैंने क्रोमोसोम बोला, सेल है, सेल का रिप्लिकेशन होने वाला है। तो रिप्लिकेशन कैसे होगा, तो सबसे पहले हमने देखा कि, फिर से एक बार रिकैप देता हूं मैं, क्रोमोसोम्स जो होते हैं या फिर ओके, क्रोमोसोम्स जो होते हैं या फिर जो सेल्स होती है वो सबसे पहले डिवीजन होने के सबसे पहले इंटरफेज में जाती है। इंटरफेज में जाने के बाद उसमें 3 फेजेस आती है, मतलब या 3 स्टेजेस आती है। सबसे पहला G1 फेज, दूसरा S फेज और तीसरा G2 फेज। ओके, ये होने के बाद में ये होने के बाद में ये जो सेल है ये नेक्स्ट जो 4 स्टेजेस है इनमें जाएगी। इसमें सबसे पहली है प्रोफेज। ओके, अगर माइटोसिस या फिर मियोसिस दोनों देखा जाए तो दोनों में जो प्रोफेज होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि उसमें जेनेटिक मटेरियल का कंडेंसेशन होता है, और कंडेंसेशन होके प्रॉपर जेनेटिक मटेरियल, मतलब क्रोमैटिन फाइबर से क्रोमोसोम्स तैयार होते हैं। इसलिए माइटोसिस और मियोसिस दोनों में प्रोफेज जो है दैट इज इंपॉर्टेंट फेज। ओके, ठीक है। सो प्रोफेज, उसके बाद में आती है सेकंड मेटाफेज। देखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू
ये जो स्टेजेस है इनको सिक्वेंशियली याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेटाफेज, प्रोफेज, टेलोफेज, एनाफेज ऐसा बोलोगे या फिर ऐसा लिखोगे एग्जाम में, तो दैट विल बी कंफ्यूजिंग, और ये उसमें एग्जाम में ये शो हो जाएगा कि आपको सीक्वेंस जो है इसका पता नहीं है। तो इसमें याद कैसे रखना है कि सबसे पहले आता है प्रोफेज का प्रो, मेटाफेज का मेटा, एनाफेज का एना, और टेलोफेज का टेलो। मतलब इसको याद अगर रखे तो प्रो, मेटा, एना, टिलो ऐसे भी आप लोग याद रख सकते हैं, या फिर अलग से आप दूसरा कोई स्लैंग तैयार करके, कुछ राइम तैयार करके आप अपने हिसाब से याद रख सकते हैं उसे। लेकिन इसको सिक्वेंशियली ही याद रखना चाहिए और सिक्वेंशियली एग्जाम में लिखना चाहिए। ओके, तो सबसे पहली फेज बोला मैंने प्रोफेज, दूसरा है मेटाफेज, तीसरा है एनाफेज, चौथा है टेलोफेज, और इसके बाद में आएगा साइटोकाइनेसिस। ओके, ठीक है, लेट्स सी दी फर्स्ट स्टेज। अभी मैंने आपको ये चीज बोला कि प्रोफेज जो होता है दैट इज इम्पॉर्टेंट फेज। इम्पॉर्टेंट फेज क्यों? क्योंकि ये जो फेज होता है तो इसमें होने वाला क्या है कि जो भी सिंगुलर क्रोमोसोम है, या फिर सी लेट्स ड्रॉ अ सेल। ठीक है, चलो सी, ये सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस, और ये जो न्यूक्लियस दिख रहा है आप लोगों को, इसके अंदर ये क्रोमैटिन फाइबर। ओके, ये जेनेटिक मटेरियल हो गया। तो ये जो क्रोमोसोम है इसके अंदर जो भी क्रोमैटिन फाइबर आपको दिख रहा है इसका कंडेंसेशन होने वाला है। मतलब क्या कि थिन क्रोमैटिन फाइबर विल बी कन्वर्टेड इनटू थिक क्रोमैटिन फाइबर ड्यू टू कंडेंसेशन। अगर आप लोगों ने देखा तो ये जो यहाँ पे सी, ये जो थिन क्रोमैटिन फाइबर आपको दिख रहा है, राइट, हाँ, ये जो थिन क्रोमैटिन फाइबर आपको यहाँ पे अंदर दिख रहा है इसका कंडेंसेशन होगा, और कंडेंसेशन होके ये जो थिन क्रोमैटिन फाइबर है ये देखो ये यहाँ पे थिक हो गया। ओके, मतलब कैसा, मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि सी, ये जो ऐसा थिन क्रोमैटिन फाइबर था ये कंडेंस हुआ, और कंडेंस होके इससे ऐसा ये थिक फाइबर तैयार हो गया। मतलब क्या कि प्रोफेज इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसमें थिन फाइबर से थिक फाइबर तैयार हो रहा है, कंडेंसेशन हो गए, और ये थिक फाइबर आगे जाके इसी फेज में क्या करेगा, तो ये फाइबर आगे जाके इसी फेज में ये जो दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पे, ओके, दिस इज द क्रोमोसोम, ये यहाँ पे जो दिख रहा है दिस इज द क्रोमोसोम। ओके, तो ये होगा प्रोफेज में कि थिन फाइबर्स, जो थिन क्रोमैटिन फाइबर है वो कंडेंस होके थिक क्रोमैटिन फाइबर तैयार करेंगे, और वो थिक क्रोमैटिन फाइबर विल बी कन्वर्टेड इनटू द क्रोमोसोम्स। ओके, ये तो पहली स्टेज हो गया। दूसरी बात यहाँ पे क्या होने वाला है कि मैंने आप लोगों को बोला कि क्रोमोसोम्स कंडेंस होने के लिए प्रोफेज कैरी ऑन होती है। उसके बाद में उसी फेज में क्या होगा कि क्रोमोसोम्स को सेपरेट करने के लिए सेंट्रियोल्स की जरूरत पड़ती है। हमारे बॉडी में हर कोई सेल है जिसमें सेंट्रियोल्स प्रेजेंट रहते हैं, सिर्फ नर्व सेल होती है जिसमें सेंट्रियोल्स नहीं प्रेजेंट रहते हैं। उसी वजह से क्या होता है कि नर्व सेल्स अगर बाय बर्थ जितनी प्रेजेंट है अपनी बॉडी में उतनी रहेगी, अगर उसके बाद में नर्व सेल्स तैयार करनी है तो इट इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सेंट्रियोल्स नहीं होता है, और सेंट्रियोल्स सेल डिवीजन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। विदाउट सेंट्रियोल्स सेल डिवीजन इज नॉट पॉसिबल। ओके, तो यहाँ पे जो दिख रहा है पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स, ये जो प्रोफेज है इसमें ये पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स अपीयर होगा, और अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब दोनों सेंट्रियोल्स की जो पेयर है दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जाना स्टार्ट कर देंगे। मतलब यहाँ पे अगर स्टार्ट किया तो ये देखो ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, और बाय द एंड ऑफ प्रोफेज ये देखो अपोजिट डायरेक्शन में आ गया। ओके, मतलब इस तरीके से ये जो प्रोफेज है ये एक्ट करने वाला है ड्यूरिंग दी माइटोसिस। ओके, ठीक है। इसके बाद में प्रोफेज में ये जो सेंट्रियोल से अपोजिट डायरेक्शन में आने के बाद ये जो क्रोमोसोम्स तैयार हो गए,
इन्हें कैच करने के लिए ये जो क्रोमोसोम, ये जो सेंट्रियोल्स है, इसके जो स्पिंडल फाइबर है, ये फाइबर्स दिख रहे हैं, स्पाइडर वेब लाइक स्ट्रक्चर आपको कुछ दिखेगा, तो ये जो स्पाइडर वेब लाइक स्ट्रक्चर है ये तैयार होगा, मतलब स्पिंडल फाइबर रिलीज हो गए और क्रोमोसोम्स को कैच करने के लिए जाएंगे। ओके, मेटाफेज में क्या होगा कि ये जो स्पाइडर वेब लाइक स्ट्रक्चर था ये जाके क्रोमोसोम्स के जो सेंट्रोमियर होता है उसके ऊपर काइनेटोकोर नाम का एक प्रोटीन होता है, उस पे ये स्पिंडल फाइबर जाके अटैच होंगे और वो क्रोमोसोम को कैच कर लेंगे। मतलब जिससे क्या होगा, अगर क्रोमोसोम सेपरेट करने का टाइम आ गया तो ये जो क्रोमोसोम्स है ये इजीली सेपरेट हो जाएंगे। ओके सी, अभी ये अपनी सेकंड फेज स्टार्ट हो गई, मेटाफेज। ओके, मेटाफेज में क्या होगा कि ये जो सेंट्रियोल्स है इसके स्पिंडल फाइबर जाके ये जो सेंट्रोमियर है क्रोमोसोम का, इसको अटैच हो जाएंगे और इससे क्या होगा कि ये जो काइनेटोकोर्स और ये जो आपका स्पिंडल फाइबर है इसके अंदर एक बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, जिससे क्या होगा काइनेटोकोर्स और क्रोमोसोम्स टाइटली पैक हो जाएंगे। अगर ये देखा आप लोगों ने स्ट्रक्चर, तो इसमें क्या होगा, ये जो है टाइटली पैक हो गए, मतलब क्या कि स्पिंडल फाइबर और क्रोमेटिन जो सेंट्रियोल्स है ये, सॉरी सेंट्रोजोम या फिर सेंट्रोमियर है, ये टाइटली पैक हो गया। उसके बाद में होगा क्या कि मेटाफेज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो भी जेनेटिक मटेरियल है इसको एक इक्वेटोरियल प्लेन में, अगर मतलब सेल अगर देखी जाए, जैसा अर्थ का इक्वेटर होता है वैसे ही इक्वेटोरियल प्लेन सेल का होता है। तो ये वेट 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 हाँ, ये अगर देखा जाए तो ये सेल का इक्वेटोरियल प्लेन है। ओके, तो क्या होगा कि ये जो क्रोमोसोम्स है ये डिसऑर्डेड होते हैं। जब भी क्रोमोसोम्स तैयार होते हैं तो क्रोमोसोम डिसऑर्डेड फॉर्म में होते हैं, इधर उधर भटकते रहते हैं सेल के अंदर। तो इसको एक इक्वल प्लेन में अरेंज करने का काम तो ये मेटाफेज करती है। मतलब जिससे क्या होगा कि ये जो स्पिंडल फाइबर है ये अटैच हो गए सेंट्रोमियर को। ओके, सेंट्रोमियर को अटैच होने के बाद में ये क्या करेंगे, क्रोमोसोम्स को एक इक्वल प्लेन में, मतलब 46 क्रोमोसोम्स का पेयर है तो 46 क्रोमोसोम्स को इक्वेटोरियल प्लेन पे अरेंज कर देंगे। और उसके बाद में क्या होगा, नेक्स्ट जो स्टेज आएगी एनाफेज। एनाफेज में क्या होगा कि ये जो सेल है जिसने मतलब क्या कि ये जो ये जो स्पिंडल फाइबर है सेल के, ये क्या करेंगे, ये जो स्पिंडल फाइबर है सेल्स के, ये क्या करेंगे, ये अल्टरनेटिवली, मतलब क्या कि ये स्पिंडल फाइबर ने इस क्रोमोसोम को कैच करके रखा है और इस साइड के क्रोमोसोम को इस स्पिंडल फाइबर ने कैच करके रखा है। तो एनाफेज में क्या होगा, ये जो स्पिंडल फाइबर है ये अपने ओरिजिनल डायरेक्शन में रिटर्न जाएगा। मतलब क्या होगा कि ये जो पोर्शन है, ये जो सिस्टर क्रोमेटिड है, ये इस डायरेक्शन में पुल होगा और इससे क्या होगा कि ये जो दोनों क्रोमोसोम्स है ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे। मतलब क्या कि दोनों क्रोमोसोम की जो दोनों सिस्टर क्रोमेटिड है ये सेपरेट हो जाएगी। और सबसे पहली बात हमने ये बोला कि सेल डिवीजन में इतना जेनेटिक मटेरियल होता है कि एक क्रोमोसोम से दो क्रोमोसोम तैयार हो सकते हैं, मतलब 46 क्रोमोसोम से 92 क्रोमोसोम्स तक तैयार हो सकते हैं। तो ये जो एनाफेज है इसमें क्या होगा कि ये जो आपका डीएनए या फिर जो भी क्रोमोसोम जेनेटिक मटेरियल है ये क्या होगा, ये अपोजिट डायरेक्शन में पुल होगा, जिससे क्या होगा कि क्रोमोसोम का एक अलग सेट तैयार हो जाएगा। वैसे ही अपोजिट साइड पे होगा, जिसमें क्या होगा कि ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये अपोजिट डायरेक्शन में पुल होगा, जिससे क्या होने वाला है, दो सेट्स ऑफ क्रोमोसोम तैयार हो गए एनाफेज में। ओके, दो सेट्स ऑफ क्रोमोसोम तैयार होंगे। और नेक्स्ट फेज जो है इससे आगे, दैट इज टेलोफेज। और टेलोफेज में क्या होगा कि दोनों जो जेनेटिक मटेरियल के ग्रुप्स तैयार हो गए हैं, मतलब क्या, अगर हमने ड्रॉ किया यहाँ पे तो सी दिस इज अ सेल। ओके, और इस सेल के अंदर कंसिडर करो कि दिस इज अ सेट ऑफ क्रोमोसोम। ओके, दिस इज अ सेट ऑफ क्रोमोसोम और इसके अपोजिट में लेट्स सी कि दिस इज द सेकंड सेट ऑफ क्रोमोसोम। मतलब जो एक एक्स शेप का क्रोमोसोम था, ऐसा एक्स शेप का क्रोमोसोम था, दैट गॉट कन्वर्टेड इनटू टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। ओके, तो ये जो टेलोफेज है, टेलोफेज में दूसरा कुछ होने नहीं वाला है,
मतलब स्पेसिफिक कोई अलग चीज़ नहीं होने वाली है। इसमें क्या होने वाला है कि ये जो क्रोमोसोम था, मतलब ये जो क्रोमोसोम के सेट्स है, इनके साइड में, इनके आजू बाजू में क्या हो जाएगा, एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का कवर आ जाएगा, मतलब एक न्यूक्लियस तैयार हो जाएगा। और हम अगर बेसिकली बायोलॉजी में देखें तो इस से कोई भी सेल में दो न्यूक्लियस तो नहीं होते। सी ओके, तो जैसे ही ये एनाफेज हो जाएगी, तो एनाफेज होने के बाद में ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये फिर से अनवाइंड हो जाएगा और दैट विल गेट कन्वर्टेड इनटू द क्रोमेटिन फाइबर। मतलब क्या, अभी बाय द एंड ऑफ प्रोफेज एंड बाय द स्टार्टिंग ऑफ टेलोफेज, ये जो सेल है इसके अंदर एक और दो न्यूक्लियस तैयार हो गए। तो इस स्टेज में अभी होने क्या वाला है कि यहाँ पे एक फरो क्रिएट होगा, मतलब बाय द एंड ऑफ टेलोफेज ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसमें फरो क्रिएट होगा। ओके, इसमें यहाँ पे एक फरो क्रिएट होगा, एक डिवीजन होगा, और उससे क्या हो जाएगा कि ये जो सेल के दो न्यूक्लियस थे इनके आजू बाजू में एक नया एक सेल मेम्ब्रेन तैयार हो जाएगा, और दोनों जो सेल्स है, ओके, दैट विल गेट कन्वर्टेड इनटू टू सेपरेट सेल। मतलब क्या कि ये जो पोर्शन है, सी ये जो पोर्शन है, इससे क्या होगा, यहाँ पे एक डॉटर सेल तैयार हो जाएगी, इसका सेपरेट न्यूक्लियस, और ये जो पोर्शन है इससे क्या होगा, यहाँ पे एक डॉटर सेल तैयार हो जाएगी और इसका सेपरेट न्यूक्लियस। मतलब क्या कि यहाँ पे साइटोकाइनेसिस में होने क्या वाला है कि जो टेलोफेज में दो सेपरेट न्यूक्लियस तैयार हुए थे, उससे क्या होगा, उससे क्या होगा कि ये जो सेल है, ओके, दैट विल क्रिएट टू न्यूक्लियस, और उस न्यूक्लियस की हेल्प से, मतलब क्या कि ये जो न्यूक्लियस है इसका डिवीजन होके दो न्यू सेल्स तैयार होगी। जैसे ये इस डायग्राम में दिख रहा है कि ये जो सेल है इसके अंदर ये दो न्यूक्लियस तैयार हो गए, ओके, और ये सेल मेम्ब्रेन का डिवीजन होके यहाँ पे एक सेल तैयार हो गया, एक डॉटर सेल तैयार हो गया, और यहाँ पे दूसरा डॉटर सेल तैयार हो गया। इस तरीके से क्या होता है कि माइटोसिस में एक और दो, ऐसे दो डॉटर सेल्स तैयार होते हैं जिनका जेनेटिक कंपोजिशन होता है 46 क्रोमोसोम। यही सेम जेनेटिक कंपोजिशन इस सेल के पेरेंट सेल का भी रहेगा, और इस पेरेंट से तैयार होने वाले डॉटर सेल्स का भी जेनेटिक कंपोजिशन रहेगा। ओके, तो आई होप सो कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा, और इफ़ इन केस कोई डाउट हो तो यू कैन कमेंट एंड आस्क मी द क्वेश्चंस। नेक्स्ट जो लेक्चर हमारा होने वाला है उसमें हम क्या करेंगे कि ये जो पॉइंट है माइटोसिस, सॉरी मियोसिस को अच्छे से पढ़ने वाले हैं, और इसमें फिर जो भी डिफ़िकल्टीज या फिर जो भी डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस है माइटोसिस की, हम वो मियोसिस की हम वो देखेंगे। सी यू इन दी नेक्स्ट लेक्चर।